प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में तीव्रता ज्ञात करना। इसके लिए एक चित्र बनाया गया है। इस चित्र में कैपिटल ए कैपिटल बी एक विद्युत द्विध्रुव है। इसके आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू है। इन दोनों के मध्य की दूरी 2a है। द्विध्रुव को जिस माध्यम में रखा गया है उसका परावैद्युतांक K दिया गया है, जिसका मान वायु के लिए 1, निर्वात के लिए 1, पानी के लिए 81, धातुओं के लिए अनंत होता है। इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु से अक्ष के लंबवत एक रेखा पर एक P बिंदु स्थित है। यह रेखा अक्ष की समद्विभाजक रेखा कहलाती है। इस रेखा पर जितने भी बिंदु हैं, ये सब बिंदु निरक्षीय स्थिति में कहलाते हैं। तो ऐसा ही एक बिंदु O से R दूरी पर P दिया गया है, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। इसके लिए पहले हम प्लस क्यू आवेश से P बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करते हैं। इस आवेश से P बिंदु की दूरी पाइथागोरस प्रमेय से √r² + a² होगी। क्योंकि ये दूरी r है, इस पूरी दूरी का हाफ ये स्मॉल a है, इसलिए ये दूरी √r² + a² होगी। और प्लस क्यू आवेश से P बिंदु पर तीव्रता का मान होगा E1 = 1/4πε0K × Q/r² + a²। ये मान बिंदु आवेश के कारण तीव्रता के सूत्र से लिया गया है। इस तीव्रता की दिशा बिंदु A से P बिंदु की ओर होगी, जिसको हम चित्र में P बिंदु द्वारा बने हुए इस तीर के द्वारा दर्शा सकते हैं। इसके पश्चात हम इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश से P बिंदु पर तीव्रता निकालते हैं। इसका मान आएगा E1 = E2 = 1/4πε0K × Q/r² + a²। यहां पर माइनस क्यू आवेश से उतनी ही दूरी होगी P बिंदु की जितनी प्लस क्यू आवेश से P बिंदु की दूरी है, क्योंकि ये उभयनिष्ठ भुजा है और ये दोनों दूरियां बराबर हैं। अतः ये दूरी भी √r² + a² होगी। E2 की दिशा P बिंदु से B बिंदु की ओर होगी। इस तीव्रता को हम इस तरीके से दर्शा सकते हैं। यदि हम यहां बने हुए कोण को थीटा लें और यहां बने हुए कोण को भी थीटा लें, क्योंकि ये दोनों मान बराबर हैं अर्थात दोनों कोण बराबर होंगे। त्रिभुज के नियम के अनुसार ये बहिष्ठ कोण का मान 2θ होगा, यानी E1 और E2 के बीच बना हुआ कोण 2θ के बराबर है। इन दोनों समीकरणों से हम देख सकते हैं कि E1 = E2, E1 और E2 के मान बराबर हैं। अतः जब E1 और E2 की परिणामी तीव्रता हमें ज्ञात करनी है, तो उस परिणामी तीव्रता की दिशा 2θ यानी E1 और E2 के बीच बने कोण के समद्विभाजक के अनुदिश होगी। यह रेखा E1 और E2 के कोण के समद्विभाजक रेखा है।
अतः ई की दिशा अक्ष के अनुदेश प्लस क्यू आवेश से माइनस क्यू आवेश की ओर होगी और सदिशों के योगफल के नियम के अनुसार तीव्रता ई का मान हम ई बराबर लिखेंगे E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 2 थीटा। ये वाला फॉर्मूला हम सदिश के योगफल के नियम का जो सूत्र था R बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा के अनुसार लिखा है। इसे हम हल करते हैं क्योंकि E1 E2 के मान बराबर हैं अथवा E का मान हमें प्राप्त होगा अंडर रूट दोनों मान बराबर होने की वजह से ये दोनों का योगफल 2E1 स्क्वायर लिख सकते हैं और यह मान लिखेंगे 2E1 cos 2 थीटा। 2E1 स्क्वायर कॉमन लिया, E का मान हमें मिलेगा अंडर रूट 2E1 स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस cos 2 थीटा, क्योंकि 1 प्लस cos 2 थीटा का मान 2 cos स्क्वायर थीटा होता है, इसलिए E का मान हमें प्राप्त होगा अंडर रूट 2E1 स्क्वायर इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा। इसके पश्चात वर्गमूल लेने पर E का मान हमें प्राप्त होगा 2E1 cos थीटा। इस समीकरण में E1 का मान यहां से लिखा सकता है और cos थीटा का मान इस त्रिभुज के अनुसार अगर cos थीटा दिया जाए तो आधार वर्टिकल यानी a अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा। इस त्रिभुज में आधार a है कारण अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। यहां से भी अपन लिख सकते हैं, यहां से भी मान a अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा। तो हम cos थीटा का मान और E1 का मान इस समीकरण में रखते हैं और इसको आगे हल करते हैं तो E का मान हमें प्राप्त होगा E बराबर 2, E1 का मान आएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इंटू A अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, क्योंकि Q इंटू 2A का मान P के बराबर होता है, इसलिए E का मान हमें प्राप्त होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू P अपॉन इन दोनों का गुणा करेंगे हमें प्राप्त होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के ऊपर पावर 1 है, ये पावर 1/2। इसे हल करने पर हमें E का मान प्राप्त होगा E इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू P अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3 अपॉन 2। हम ये जानते हैं कि A का मान R से कम होता है। द्विध्रुव के आवेशों के मध्य की दूरी अत्यंत सूक्ष्म होती है, अतः A का मान R से कम होता है। इस तरीके से R से कम होगा तो A स्क्वायर की उपेक्षा करने पर हम E का मान लिखेंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू P अपॉन R की पावर 3।
ए स्क्वायर हटाया, ये पावर 2 से कैंसिल हो गई, r की पावर 3 बचेगी। ये द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में परिणामी तीव्रता के लिए फॉर्मूला है। इसकी दिशा हम स्थिति के हिसाब से बता सकते हैं कि E की दिशा अक्ष के अनुदिश होगी, अक्ष के समांतर है, परंतु प्लस क्यू आवेश से माइनस क्यू आवेश की ओर है। यानी कि ये दिशा द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत है। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर अक्ष के अनुदिश होती है। और यहां निरक्षीय स्थिति में हम देखते हैं तीव्रता की दिशा अक्ष के अनुदिश तो है, पर P के विपरीत दिशा में है। हाँ, यदि अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति की तुलना करें तो हम तुलना करने पर यह देख सकते हैं कि अक्षीय स्थिति में तीव्रता का मान हमें प्राप्त हुआ था, ये मान हमें अक्षीय स्थिति में प्राप्त हुआ था, और ये निरक्षीय स्थिति में तीव्रता है। तो देख सकते हैं अक्षीय स्थिति में तीव्रता निरक्षीय स्थिति की तुलना में 2 गुनी होती है। यानी हम मध्य बिंदु O से अक्ष पर r दूरी पर अगर कोई बिंदु लेते हैं तो वहां तीव्रता निरक्षीय स्थिति की तुलना में 2 गुनी प्राप्त होती है। तो ये फर्क है दोनों तीव्रताओं का। और एक और महत्वपूर्ण फर्क है, अक्ष पर दिशा द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में होती है और निरक्ष पर दिशा द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत होती है। तो ये 2 मुख्य अंतर। हमने अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में तीव्रताओं का अध्ययन किया। इसके पश्चात जो अगला टॉपिक है उसमें हम विद्युत बल रेखाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। आप सभी इन वीडियोस को अच्छी तरीके से देखिए। इसके ऊपर के आधारित जो प्रश्न हैं मैं आपको एक पेपर पर लिख करके आपके ग्रुप में भेजूंगा और उनके आंसर आप मुझे 1 दिन के पश्चात टाइम 12 बजे के लगभग प्रदान करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।